नीतीश कुमार की ये कवायद बीजेपी की दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। विपक्षी दल एकजुट हो गए फिर तो 24 मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आपके शो का शीर्षक है हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। उसमें एक पंक्ति जोड़नी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी हो तो भ्रष्टाचारियों के लिए मजबूरी भी होता है। तो हर एक फ्रेंड इसीलिए जरूरी होता है। और देखिए कितनी विडंबना की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी पार्टी को एक नहीं कर पा रहे हैं, गहलोत बनाम पायलट, डीके बनाम सिद्धरमैया चल रहा है, और जो अपनी प्रासंगिकता को अपने ही राज्य में खो चुके हैं कि आज तीसरी श्रेणी में आ चुके हैं, वो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर एकता और प्रासंगिकता के लिए जो है एक प्रकार से निकल पड़े हैं। और हमें तो मालूम है कि इस एकता की हकीकत क्या है। अब दिल को खुश रखने के ख्याल अच्छा है। कोलकाता में जो मृग दृश्य दिखाई दे रहा है, मिथ्या दिखाई दे रहा है, उसकी हकीकत तो महाराष्ट्र आते आते दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्षी दल जब एकजुट होते हैं फिर तो मुश्किलें आप लोगों के लिए बढ़ती है ना शहजाद। आप सिर्फ इतने हल्के में नीतीश कुमार की इस कोशिश को कैसे ले सकते हैं? अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो चाचा होते। अब मैं क्या बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो आपको मृग तृष्णा का दृश्य दिख रहा है कोलकाता में, उसकी हकीकत महाराष्ट्र में देख लीजिए। सबसे पुराना गठबंधन का साथी शरद पवार, वो कह रहे हैं कि एक साथ लड़ पाएंगे 24 में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये वही शरद पवार जी है जिनके विषय में अलग अलग विषयों पर उन्होंने किस प्रकार का स्टैंड लिया है पिछले 6 दिनों में, 7 दिनों में। पर मेरा सवाल बुनियादी ये है, आज ममता दीदी का एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान था। उन्होंने क्या कहा, नीति, फॉर्मूला, नेतृत्व कुछ नहीं है, केवल बीजेपी और मोदी को जीरो करना हमारा ये नकारात्मक एजेंडा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके पास क्या है, देखिए हमारे पास मिशन और विजन है, इनके पास केवल ऑब्सेशन विद मोदी है, डिवीजन की पॉलिटिक्स है, करप्शन है, कमीशन है और टेलीविजन है। टेलीविजन में हाथ पकड़कर सब एक साथ आए थे ना 2018। ये थियोरी में तो फुल मार्क्स आते हैं, प्रैक्टिकल में कितना मिला? 2019 में भी ये थियोरी में 1 आए थे, प्रैक्टिकल में कितना मिला? तो ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा पुराना जो आप देखेंगे। और मैं आपको बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है। 4 दिन पहले का अधीर रंजन चौधरी जी का बयान है तृणमूल कांग्रेस के विषय में कि तृणमूल कांग्रेस सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये ममता दीदी जो है वो कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर अपने आप को एजेंसी से बचा रही है। अब बताइए रज्जू दत्ता से कि इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते? चलिए उनसे मैं पूछूंगी, लेकिन उसके पहले राजीव रंजन जी, आपने तो सुन लिया, और 2013 में भी बीजेपी से अलग होकर गए थे नीतीश कुमार, क्या हाल हुआ था? उसके पहले भी कई बार खिचड़ी पकाने की कवायद हो चुकी है। लेकिन इनके पास नरेंद्र मोदी हैं, आपके पास कौन है जो मोदी को टक्कर दे पाएगा? राजीव रंजन जी, उसके बाद सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पहले ही हमारे नेता ने स्पष्ट कर दी, नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर विपक्षी एकता के प्रयासों को लेकर अपनी राय रखी है। और जो ताजा गतिविधियां हैं जिसमें उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से हुई, लेफ्ट फ्रंट के नेताओं से हुई, अरविंद केजरीवाल जी और लेफ्ट फ्रंट के बाद अब ममता जी, और ममता जी के बाद अखिलेश जी, ये सिलसिला जारी रहेगा। ममता जी ने कई उत्साहवर्धक बातें भी रखी और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो गत्यावरोध दिखता था, अब वो धीरे धीरे वो जो ग्रहण के बादल है वो छटते दिख रहे हैं। इसलिए कि हालात जब असामान्य, तो देश को असाधारण निर्णय के लिए तैयार होना होगा। और शायद इसीलिए आप देखें, कई जगहों पर कई तरह की बातें कही जा सकती है, पहले ऐसा हुआ, पहले वैसा हुआ। उलटकर भारतीय जनता पार्टी से भी कहा जा सकता है कि भाई 13 में नीतीश कुमार जी गए तो फिर आप क्यों नीतीश कुमार जी के पास गए? बिल्कुल। अब सवाल, कभी भी एक तरफा कोई अलायंस नहीं होता है। अलायंस दोनों पार्टियों की मर्जी से होता है, और उस मर्जी को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी केवल व्यंग्यात्मक बातें ही रखती रहे तो उन्हें खुशफहमी में रहना चाहिए। मुझे लगता है 77 के पहले उस समय की हुकूमत को भी एहसास नहीं रहा, 89 के पहले भी उस समय की हुकूमत को एहसास नहीं रहा। ठीक है, हालात बदल रहे हैं और मुझे लगता है पहले अपनी गलतियां, जो लगातार जनता से किए वायदे, देश में संस्थाओं का भगवाकरण, संविधान को जेबी संविधान बनाने की कोशिश, ठीक है सर, मुझे लगता है ये जो सारे सवाल है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का जो एकाधिकारवादी, ठीक है, और राजनीतिक साम्राज्यवाद की जो उनकी पूरी जो परिकल्पना है, उस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए और देश की जनता का मैंने सवाल पूछा था कि नेता आपका कौन होगा। एक एक टिप्पणी में बाकी लोगों से भी ले लेती हूँ शहजाद जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस से सारे दल एक दूरी भी बनाकर रखना चाहते हैं। आप देखिए, शरद पवार उधर बैठे हुए महाराष्ट्र में, उनकी ओर से कुछ देर पहले का बयान है कि महाविकास अघाड़ी 24 तक रहेगा नहीं, अभी बता नहीं सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मुलाकात करने, वो कहती है बिहार में चलिए, वहां पर बैठकें होंगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने पहले ही नमस्ते कर दिया आप लोगों को। तो कांग्रेस पार्टी इस विपक्षी मोर्चे में कहां पर खड़ी है सुरेंद्र जी? चित्रा जी, हमें तो सबसे पहले एक चीज कहनी होती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, आज की डेट में अभी से व्यंग्यात्मक बातें क्यों कर रहे हैं, समझ से बाहर है। हम तो आपको बताएं कि कोई भी शख्स ऐसा हमको नहीं मिला जो लगभग 150 नेता कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के भाग करके 90% आ गए कांग्रेस में और बाकी 10% चले गए जेडीएस में। कोई इस पे वो नहीं है, कोई इस पे व्यंग्यात्मक बात नहीं हो रही, कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही, उनका मुख्यमंत्री तक चला गया। इसलिए तो आपको बिठाया ना सुरेंद्र राजपूत जी, आप कह लीजिए टीका टिप्पणी आपको किसने मना किया? अरे चित्रा जी, सुन तो लीजिए, बड़े दिन बाद मिले, कब से कुछ तो बोल लेने दीजिए आप। बड़ा मसला हो जाता, हम तो आपसे वैसे ही डर जाते हैं। तो मेन मसला ये आज की डेट में कि कर्नाटक में आप देखिए 150 से ज्यादा नेता, इनका मुख्यमंत्री चला गया, इनका होम मिनिस्टर चला गया, क्या नाम सीएम जो पे सीएम हो गए हैं और बाकी सारे लोग जो है भागते हुए जा रहे हैं आज की डेट में। तो उससे आपको विपक्षी एकता नहीं दिखाई दे रही, ये नहीं दिखाई दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज में छेद हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है और इनसे एक एक करके इनके पुराने और विश्वसनीय दल छोड़ चुके हैं। अकाली दल इनको छोड़ चुका है, जनता दल यूनाइटेड इनको छोड़ चुका है, शिवसेना इनको छोड़ चुकी है। जो उद्धव साहब की ये लोग बातें करते नहीं थकते थे, बाला साहब की बातें नहीं करते थकते थे। इसके अलावा तमाम ऐसे दल हैं जिनसे इन्होंने कोई अब इससे संपर्क और संबंध नहीं रखा, नए नए साथी बनाने की जुगत में रहते हैं। ठीक है सर, उनके पास मोदी भी तो है ना सुरेंद्र राजपूत जी, उसका विकल्प क्या है विपक्षी दलों के पास? और आपने जो बातें कर्नाटका के संदर्भ में कही हैं, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वहीं पर कर्नाटका में ये जवाब दिया, मैं आपको बताती चलो, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उनकी ओर से कहा गया है कि कम से कम कांग्रेस को ये तो भरोसा है कि अकेले अपने बलबूते वो नहीं जीत रही है, इसीलिए बीजेपी के नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है। ये उनका जवाब था, इस पे आप टिप्पणी कर दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास। बहुत सही बात थी। मैं चित्रा जी आपको बधाई देता हूं, आज तक को बधाई देता हूं कि आज तक के चैनल पर होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की भगदड़, भारतीय जनता पार्टी की हार को जैसे कर्नाटक में उन्होंने स्वीकार किया है, बहुत जल्दी ही वो कांग्रेस और उनके साथियों से देश में भी भारतीय जनता पार्टी की हार को स्वीकार करेंगे और ऐसी भगदड़ 13 तारीख के बाद मचेगी। बहुत साफ जान लीजिए, नीतीश जी भी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे बड़े नेता तेजस्वी जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, एमके स्टालिन साहब भी हैं, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं। देश में संसदीय प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली देश में सर, जहां इतने सारे नेता होते हैं वहां पर किस तरह की खींचतान मचती है, इतिहास की किताबों को उठाकर अगर हम पॉलिटिक्स की देखेंगे उसमें पता चल पाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो संदर्भ में अपनी बात कही थी आपने गलत संदर्भ में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ठीक है, पहले शहजाद उस पर जवाब दे रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। सुरेंद्र जी से बड़ा प्रसन्न हूं कि दो बातें इन्होंने स्वीकार की, लेकिन कर्नाटका के लिए मुश्किलें तो वो बता रहे हैं ना, और कह रहे हैं कर्नाटका ही एक रोड मैप तय करेगा। चित्रा जी, आज 5 बजे दंगल पर लोकतंत्र जीवित है ये घोषित हो गया, ये बताकर कि ये इनके पास चांस है। अगर कोई लोकतंत्र मृतक होता तो सुरेंद्र जी तो बोलते कि हम हारने वाले हैं, पर उनको आशा उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं। इसका मतलब कि लोकतंत्र तो फलता फूलता जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी पुष्टि कर दी कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने। दूसरी बात उन्होंने पुष्टि कर दी कि ये जिनको कहते थे 40% सरकार, 40% सरकार, इन्होंने कहा 150 में से 140 हमारे पास आ गए। या तो ये अब 400 BC वाली पार्टी बन गए, या इनका मतलब कहने का यह है कि वो 40% वाला जो आरोप था वो बिल्कुल गलत था, वरना लेते ही नहीं इन लोगों को। और तीसरी बात, आज एक और बात स्पष्ट हो गई, जैसे अमित शाह जी ने बताया कि अकेले तो जीतने की कोई इनके पास कोई क्षमता ही नहीं थी, इसीलिए जिस पार्टी को ये इतने बुरी तरह से गालियां दे रहे थे उसके नेताओं को इंपोर्ट करने की स्थिति बन चुकी है। इसी से पता चलता है कि जीतने वाले नहीं है। परंतु एक बात, मेरी बात का जवाब तो आया ही नहीं। अरे भाई, शरद पवार जी क्या कह रहे हैं ये एकता के पूरे चक्कर में, आप उसके ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर पा रहे। ठीक है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर जो टिप्पणी की है उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे।